हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बीइंग डॉक्टर। तो आज है सेल एनसीईआरटी हाइलाइट्स का पार्ट 3। मैं मानती हूँ पार्ट 2 और पार्ट 3 में थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया है, लेकिन कोई नहीं, आगे अब कंटिन्यू रहेगा, कोशिश यही रहेगी। तो लास्ट क्लास में जो है वो पार्ट 2 वाले वीडियो में हमने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक और प्रोटीन्स चैनल जो कि ट्रांसपोर्ट की तरह काम करते हैं। देखने के लिए पार्ट 2 का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला हुआ है, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहाँ से प्लेलिस्ट भी देख सकते हो पूरा। तो पार्ट 1 भी उधर रहेगा, पार्ट 2 भी एक ही जगह है, तो चलो वो देख लेना। क्वेश्चंस भी मैं डालूँगी, डोंट वरी, वो भी डलेंगे। थोड़ा सा मेरा भी लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग हो गया है, जो है वो एक रूटीन, एक डिफरेंट रूटीन स्टार्ट हुआ है अभी फ़िलहाल एम्स में जो है वो क्लासेस के। तो थोड़ा सा मुझे भी टाइम लग रहा है सेटल डाउन होने में, बट कोई नहीं, जैसे ही वहाँ पे भी सब पेस में आएगा तो मैं इधर भी सब चीज़ जो है वो अपना एक साथ इक्वली लेकर के चलूँगी, दोनों चीज़ बैलेंस करके। अभी उधर थोड़ा सा वर्क ज़्यादा है तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउन होना पड़ा था, लेकिन कोई नहीं, लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस, इट गोज़ ऑन एंड वी हैव टू डू वर्क। तो चलो खैर, ये था आज का ज्ञान। फिलहाल अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना देरी किए हुए। आज का टॉपिक है, स्टार्ट करती हूँ मैं आज के सेल वॉल से। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल जो होती है हमारी, किस में होती है, प्लांट में कि एनिमल में? हमारी सेल वॉल जो होती है वो हमारी प्लांट सेल में होती है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, जितने भी हमारे यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो हमारे आइडेंटिकल होते हैं कि नहीं होते हैं? सारे यूकैरियोटिक सेल्स हमारे आइडेंटिकल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि एनिमल सेल भी एक यूकैरियोटिक है, प्लांट भी, फंगाई भी, प्रोटिस्टा भी, लेकिन सब जो है वो डिफरेंट होते हैं। हमारी प्लांट सेल में हमारी जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट होती है और वहीं एनिमल सेल में हमारी सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल के बाहर जो होती है वो सिर्फ हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है, और सेल वॉल जो होती है वो हमारी प्लांट्स में और फंगाई में प्रेजेंट होती है। प्लांट्स में जो होती है ये हमारी सेलुलेज, पेक्टिन वगैरह की बनी होती है, हेमी सेलुलेज, और फंगाई में हमारी जो होती है वो काइटिन की बनी। सेल वॉल जो होती है वो क्या करती है, एक आउटर कवरिंग प्रोवाइड करती है प्लांट की सेल्स को, और उसको शेप देती है, स्ट्रक्चर देती है, और प्रोटेक्ट करती है सेल्स को फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड द इन्फेक्शन। ये तो भाई हम लोग 9th और 8th क्लास से जब सेल पहली बार पढ़ा था तब पढ़ा था कि प्लांट जो होती है वो मूव नहीं कर सकती है, तो इसलिए उसके बाहर जो है वो सेल वॉल है ताकि उसका सेल जो है वो सेफ रहे। ये बात सच है, क्योंकि वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ही प्लांट्स में ही हमारी जो है वो सेल वॉल बाहर की तरफ से है। और ये हमारे सेल वॉल के बीच में हमारे जो होते हैं, प्लांट की सेल वॉल है तो वो, अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह होती है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। उसमें जो होती है वो लिपिड बाइलेयर हो गई, और प्रोटीन्स जो होते हैं, प्रोटीन जो होती है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की तरह काम करती है, चैनल्स की तरह काम करती है, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की कंटेंट्स को इंट्रासेलुलर फ्लूइड में हमारी डालती है। यानी कि फ्रॉम द आउटसाइड द सेल जो भी कंटेंट है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, उसको इनसाइड द सेल डालती है। प्रोटीन चैनल्स होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। लेकिन प्लांट में जो है वो हमारी सेल वॉल होती है। तो सेल वॉल तो एक बैरियर टाइप्स प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि ये नॉन लिविंग है तो एक बैरियर प्रोवाइड कर दिया। तो हमारी सेल के बाहर जितना भी एक्स्ट्रा सेलुलर न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी सेल के अंदर कैसे जाती है? भाई इसमें तो सेल वॉल है, वो कैसे अंदर जाएगा? तो इसमें जो होती है एक एक गैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, मान के चलो प्लाज्मा डेस्माटा जिसको बोलते हैं, जो कि हमारे जो है वो कनेक्शंस प्रोवाइड करती है। मैं दिखाती हूँ प्लांट सेल का डायग्राम इसी में ही। ये देखो प्लाज्मोडेस्माटा, ये सब दिख रहे हैं, ये कनेक्शंस प्लाज्मोडेस्माटा, ये जो है कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं कि हाँ हमारी जो है वो सेल वॉल जो कि एक रिजिड स्ट्रक्चर है, उससे हमारी जो है वो कंपोनेंट जो है वो हमारी अंदर आ सके। और मिडिल लैमेला जो होती है वो तो दो सेल वॉल के बीच का स्ट्रक्चर होता है, वो मैं आगे अभी बताती हूँ। एल्गी की जो है वो सेल वॉल, थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, एल्गी का जो सेल वॉल है वो हमारी बनी होती है सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स और मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। और प्लांट्स की बनी होती है हमारी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन्स और प्रोटीन्स। अब सेल वॉल जो होती है वो हमारी जो होती है वो उसकी ग्रोथ होती है। एनाटमी ऑफ प्लांट, एनाटमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, उसमें याद होगा कि जो होती है वो प्लांट्स की हमारी डाइकॉट में हमारे जो है वो सेकेंडरी डिवीजन होती है, प्राइमरी डिवीजन एंड द सेकेंडरी डिवीजन, है ना। तो वो प्राइमरी डिवीजन और सेकेंडरी डिवीजन ये होता है कि सेल वॉल जो होती है हमारी यंग प्लांट सेल में हमारी प्राइमरी वॉल होती है, बेसिक होती है, सबसे छोटा होता है। तो उसके पास जो होती है वो एबिलिटी होती है कि हाँ वो ग्रो करे। छोटा, अब जैसे कि मान के जो छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चा जो है वो रैपिडली ग्रो करता है, उसका जो है वो साइज़ वो बड़ा हो, जल्दी बड़ा होता है, उनकी हाइट बढ़ती है, उनका जो है वो बॉडी मास बढ़ता है, उनका वेट बढ़ता है।
तो सेल वॉल जब एक छोटे से प्लांट का जो सेल वॉल है तो वो प्राइमरी होती है और उसमें जो है वो कैपेसिटी होती है कि वो ग्रोथ कर सके, लेकिन वो डिवीजन की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है जैसे ही जो है वो सेल मैच्योर करता है। सेल मैच्योरेशन का हम एक देख सकते हैं कि जैसे कि हमारे ट्रीज़ वगैरह हो गए या फिर कुछ प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम जो होता है नीचे का वो हमारा वुडन कलर का हो जाता है, यानी कि डार्क ब्राउन हो जाता है या फिर लाइट ब्राउन हो जाता है, यानी कि और थोड़ा सा रफ और स्केली हो जाता है। तो वो रफ और स्केली क्यों होता है? क्योंकि वो सेल्स जो होती है वो एक तरीके से वो अपनी मैच्योर हो चुकी है, वो सेल्स जो है वो हमारी मैच्योर हो चुकी है और वो जो है वो अपना डिवाइडिंग कैपेसिटी छोड़ चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। तो इसलिए वो जो है वो थोड़ा ब्राउन हो गया है और उसके बाहर जो होती है वो सेकेंडरी वॉल बन गई है, सेकेंडरी वॉल, और वो जो है वो प्राइमरी वॉल हो गई जो ब्राउन कलर की हो गई, वो सेल मैच्योर हो गई। अब उसके अंदर जब हम उसको काटते हैं, हटाते हैं ब्राउन वाले पार्ट को, तो अंदर से एक ग्रीन कलर का हमें पार्ट मिलता है, वो हमारी होती है सेकेंडरी वॉल, जो कि इनर यानी कि अंदर की तरफ बनती है हमारे सेल के। कुछ नहीं करना, एक रोज़ का पौधा सबके घर में होगा, रोज़ का पौधा लेना, उसको उसका स्टेम को देखना ध्यान से। अगर सबसे नीचे वाला जो स्टेम होगा, वो जो आपका मिट्टी में सॉइल में जो लगा हुआ होगा, उसका देखना कि वो एकदम डार्क ब्राउन हो गया होगा। अगर बहुत पुराना पौधा है तो ऐसा नहीं कि कल ही लाए हो खरीद करके और लगाए हो आज ही देख लो, जो घर में सबसे पुराने पौधे होंगे वो देखना, उसका सबसे नीचे वाला जो बेस में सॉइल में लगा होगा वो हल्का सा डार्क ब्राउन और स्केली टाइप्स हो गया होगा। उसको हल्का सा अगर तुम स्क्रैच करोगे ब्लेड से या फिर नाइफ से या फिर सीजर से ही वो हल्का सा स्क्रैच करोगे ना, तो वो हटेगा। हटेगा तो एक हल्का सा डार्क और लाइट ग्रीन शेड का और हल्का सा लिक्विडी टाइप्स, मतलब हल्का सा सॉफ्ट मॉइस्ट वाटर टाइप्स लगेगा। वो हो गया हमारा सेकेंडरी सेल, जो कि बाहर प्राइमरी सेल हो गया पुराना वाला, जो कि हमारी मैच्योर हो गई है, उसकी डिवीजन की कैपेसिटी खत्म हो गई और उसके अंदर जो है वो हमारी सेकेंडरी सेल बनी है। ठीक है, टुवार्ड्स द मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्राइमरी सबसे बाहर और उसके अंदर सेकेंडरी बनती है हमारी। अब वैसे ही फिर टर्शरी होती है और पुराना प्लांट हो गया तो। अब मिडल लैमेला जो होती है वो लेयर होती है, वो कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती, जो कि आसपास के सेल को आपस में होल्ड करके रखती है। और प्लाज्मोडेस्माटा इनके बीच की कनेक्शंस होती है, जो कि साइटोप्लाज्मिक फंक्शंस, यानी कि जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस है वो उनको जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाती है आपस में, एक से दूसरे सेल को जो है वो कनेक्शन करवाती है। प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो सेल टू सेल कनेक्शन है, यानी कि इंटरसेलुलर कनेक्शन है, इंटरसेलुलर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस है, जो कि एक दूसरे के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करते हैं और न्यूट्रिएंट्स का जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम इनसाइड द सेल्स, है ना, नेबरिंग सेल्स से हमारा जो है वो, और वो जो सेल्स को होल्ड ग्लू करके टुगेदर रखती है वो हमारे मिडल लैमेला होती है, और प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो कनेक्ट करके रखती है हमारी नेबरिंग सेल्स को। देन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो होती है ये हमारी फंक्शन होती है, मतलब इनकी फंक्शन जो होती है वो कोऑर्डिनेटेड होती है, और ये हमारी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो होती है वो हमारी 3-4 अलग अलग ऑर्गेनल्स कंबाइन होकर के बनाती है, और इनकी फंक्शन जो होती है वो कोऑर्डिनेटेड होती है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमारे जो होती है वो 4 हमारे ऑर्गेनल्स आते हैं, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सोसोम्स के फंक्शन जो होते हैं वो आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं है, यानी कि ये अपनी फंक्शन जो है वो अपने आप अकेले ही परफॉर्म करती है और इनको किसी और की नीड नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए है, वो अपना प्रोटीन बनाती है, अपना राइबोसोम है उनके पास। पेरोक्सोसोम जो होती है वो हमारी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है, यानी कि पेरोक्साइड वगैरह में। तो ये जो है वो हमारी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कंसीडर्ड हम नहीं करते हैं। ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है ये हमारी एक रेटिकुलम लाइक टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती है, लाइक थ्रेड विलाई का स्ट्रक्चर होता है ना, ऊपर नीचे, उसी तरीके से टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि फैले हुए होते हैं साइटोप्लाज्म में। ईआर जो होती है वो हमारी बेसिकली न्यूक्लियस के ही पास होती है और डिवाइड करती है एरिया को इनटू 2 कंपार्टमेंट्स, इनसाइड ईआर एंड आउटसाइड ईआर। इनसाइड ईआर में हमारी हो गई ल्यूमिनल कंपार्टमेंट्स और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल हो गई हमारी साइटोप्लाज्म की कंपार्टमेंट्स। तो ईआर जो होती है उस पर हमारी जब राइबोसोम्स अटैच होती है तो वो हमारी हो गई आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जब हमारी स्मूथ हो, राइबोसोम्स अटैच नहीं होती है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरईआर का फंक्शन जो होती है ये हमारी प्रोटीन का फॉर्मेशन होती है क्योंकि उस पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, और आरईआर जो होती है वो हमारी न्यूक्लियस के पास होती है और इन्वॉल्व होती है इन द प्रोटीन फंक्शन में। और एसईआर जो होती है ये हमारी फ्रीली जो होती है थोड़ा सा डिस्टेंस पर होती है न्यूक्लियस से, और ये फ्रीली फ्लोट करती है हमारी साइटोप्लाज्म में। और एसईआर का फॉर्मेशन क्या होता है, हमारा लिपिड का फॉर्मेशन करती है, स्टेरॉयडल हार्मोन्स का फॉर्मेशन करती है,
ठीक है। RER ऑब्जर्व होती है इन सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेक्रेशन, और एक्सटेंसिव कंटिन्यूस होते हैं विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, और स्मूथ वाली जो होती है मेजर सिंथेसिस होती है ऑफ लिपिड की। SER के बारे में और बात जान लो, ये हमारी स्मूथ होती है, और ये तो है स्टेरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल वगैरह का प्रोडक्शन करती है, लिपिड का प्रोडक्शन करती है। SER जो होती है ये हमारी स्टोरेज ऑफ कैल्शियम और मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम भी करवाती है, और डिटॉक्सिफिकेशन में भी इसका काम होती है। लिवर में ये थोड़ा सा डिटॉक्सिफाई करती है और स्टोरेज ऑफ कैल्शियम करवाता है। कहाँ पे? ये चीज़ हम पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में। स्केलेटल मसल में हमारी जो होती है वो कैल्शियम जो होती है वो हमारी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER में ही हमारी स्टोर रहती है। और RER जो होती है ये हमारी राइबोसोम्स इसमें अटैच होती है, ग्रैनुलर होती है, और हमारी प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है। अब गोल्गी एपरेटस के बारे में, गोल्गी जो होती है ये हमारी डेंसली स्टेन्ड होती है, रेटिकुलर स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियस के पास, यानी कि गोल्गी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER और न्यूक्लियस तीनों जो होती है वो आसपास ही होते हैं। ये हमारी मेम्ब्रेन बॉन्ड होती है, और ये हमारी जो होती है वो प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन करवाता है, यानी कि प्रोटीन के ऊपर जो होती है ये हमारी उसको पैक्ड करवाता है वेसाइकल्स के फॉर्मेशन में, और ये जो होती है उसकी प्रोसेसिंग करवाती है, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन करवाती है। और इसमें जो होती है इसकी जो वो एक, इसमें हम बोलते हैं सिस्टर्ने बोलती हैं, जो कि अरेंज होते हैं कॉन्सेंट्रिकली नियर द न्यूक्लियस। इसमें जो होती है वो दो फेज होती है, एक सिस फेज होती है और एक ट्रांस फेज होती है। सिस फेज जो होती है वो हमारी फॉर्मिंग फेज होती है, यानी कि जब ER से हमारी प्रोटीन बन के निकली तो वो हमारी जो है वो गोल्गी के सिस साइड से ही हमारी सिस फेज जो कि कॉन्वेक्स फेज होती है वहाँ से हमारी एंटर करेगी गोल्गी के अंदर। गोल्गी के अंदर जो है वो सारी प्रोसेसिंग होगी, और फिर जो वो फॉर्मेशन हो जाता है ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स का, तो वो हमारी कॉनकेव ट्रांस फेज से हमारी जो होती है वो बाहर आ जाती है। कॉनकेव को हम मैच्योरिंग फेज भी बोलते हैं, लेकिन ये हमारी डिफरेंट होती है इनकी फेजेस, लेकिन फिर भी कनेक्टेड होती है। सिस फेज से हमारी घुसी और जो है वो हमारे ट्रांस फेज से हमारी निकल गई। ये हमारे सिस्टर्ने को मेंशन कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। इसका जो है वो परफॉर्म करता है, मैंने बताया फंक्शन ऑफ पैकेजिंग परफॉर्म करता है। या कहाँ पे पैकेजिंग क्यों करना है? क्योंकि हमें जो है ये मटेरियल्स को वो डिलीवर करना है, या नहीं तो इंट्रासेलुलर टारगेट्स यानी कि इनसाइड द सेल हमें कहीं पे डिलीवर करना है, या नहीं तो सेल के बाहर यानी कि हमें जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल वगैरह को क्रॉस करके फिर कुछ डिलीवर करना है एक्स्ट्रासेलुलर में, या नहीं तो हमें जो है वो इंट्रासेलुलर टारगेट्स में ही कि माइटोकॉन्ड्रिया को देना है, कि राइबोसोम्स को देना है, इस तरीके से न्यूक्लियस को देना है। तो उस तरीके से हम जो है वो इंट्रासेलुलर हो गए। और मटेरियल्स जो होते हैं वो पैक्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल फ्रॉम ER, जो कि जो बताया यही लिखा है। और गोल्गी जो होती है वो क्लोज एसोसिएशन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। प्रोटीन्स जो सिंथेसाइज होते हैं राइबोसोम से मॉडिफाइड होते हैं इन द सिस्टर्ने ऑफ द गोल्गी, रिलीज हो जाती है फ्रॉम द ट्रांसफेज, मैंने बता दिया। और फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स करवाती है ये। इसका याद रखना सिस्टर्ने इसका होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम जो होते हैं वो क्रिस्टे बोलते हैं, उनके जो फेज है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आता था पहले, अब आएगा कि नहीं आएगा इसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकती। ठीक है। इसको जो होते हैं वो हम और क्या ही इसके बारे में फॉर्मेशन ऑफ। अब चलो लाइजोसोम जो होते हैं मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं। लाइजोसोम जो है वो वेसिकुलर वर्ड आ रहा है, तो ये हमारी गोल्गी बॉडीज़ में ही बनती है। मतलब गोल्गी बॉडीज़ में जब प्रोटीन्स का पैकेजिंग होती है ना, तभी हमारी ये लाइजोसोम्स का भी फॉर्मेशन हो जाती है, फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी एपरेटस। और इसमें जो होते हैं ये हमारे रिच होते हैं इन द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जैसे कि हाइड्रोलेजेस हो गए, लाइपेजेस, प्रोटीओजेस, और जो कि एक्टिव होते हैं एट द एसिडिक pH, यानी कि हमारे जो होते हैं सुसाइडल बैग्स जो होते हैं ना, वही ये काम करते हैं, यानी कि कैपेबल होते हैं ऑफ डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स, कार्ब्स, लिपिड्स एंड द न्यूक्लिक एसिड। मतलब कि जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको जो होते हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ये ब्रेक डाउन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये सब हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनको जो है तो वो लाइजोसोम जो है वो ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, उनका डिग्रेडेशन करवाते हैं। और लाइजोसोम जो होती है उनके पास लाइजोजाइम होता है, जो कि बैक्टीरिया का सेल वॉल का भी डिग्रेडेशन करवाते हैं। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, बैक्टीरिया का सेल वॉल में हमारे दो होते हैं केमिकल, N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन एंड N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। इन दोनों के बीच की जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये हमारी जो है वो लाइजोजाइम ब्रेक करती है, जो कि हमारी लाइजोसोम्स बनाती है। इसकी वजह से जो है ये हमारी एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट भी इसमें आती है लाइजोसोम्स में। और ये हमारी जो होती है वो किस तरीके से एंडोसाइटोसिस करती है, दो तरीके से, एक फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। ये सब ना नहीं ज़रूरी है, बस फैगोसाइटोसिस की मदद से और हाइड्रोलाइजेस जिसके पास होता है तो उसकी वजह से जो है ये सुसाइडल बैग्स होती है और जो होते हैं वो डिग्रेडेशन करवाती है।
डाइजेशन वगैरह, ठीक है। देन वैक्यूल्स, वैक्यूल जो होती है ये हमारी मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होती है, इसकी मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। प्लांट सेल में जो है वो ये 90% हमारी वॉल्यूम ऑफ द सेल कवर करती है। और वैक्यूल में हमारी जितने भी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आती है, वाटर होती है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गए जो कि नॉट यूज़फुल होते हैं फॉर द सेल, और फिर कुछ वाटर सैप हो गए। और फिर ये प्लांट में जो होती है वो फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट टू की नंबर ऑफ आयंस जो कि मेंटेन कर सकती है उसकी ऑस्मोलैरिटी। अब पानी ज़्यादा अगर आ गया प्लांट में, एनिमल तो अपना मेंटेन कर सकता है किडनी के थ्रू एक्सक्रीट करके, तो इसलिए एनिमल में जो होती है, एनिमल की सेल में हमारी वैक्यूल थोड़ी सी छोटी होती है, एक तरीके से एब्सेंट ही होती है, लेकिन वो क्योंकि वाटर का रिटेंशन उतना ज़्यादा सेल के अंदर नहीं होते। प्लांट में हमारी कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम उतनी नहीं है वेल डेवलप्ड, तो उसके लिए हमारी जो होती है वो वैक्यूल काम करती है। अगर वाटर जो है वो ज़्यादा आ गई तो वैक्यूल जो होती है वो अपने अंदर वाटर ले लेता है, स्टोर करता है। तो उस तरीके से जो है वो मेंटेनेंस होता है, ये हम प्लांट फोटोसिंथेसिस वगैरह में देखेंगे। और द मटेरियल जो कि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल हायर होता है देन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, वही। अमीबा में हमारी जो होती है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन करवाती है, एक्सक्रीशन करवाती है। ऑस्मो रेगुलेशन वही ऑस्मोलैरिटी का बैलेंस की, हाइपरटोनिक ऑस्मोसिस वाटर का बैलेंस रहे, एक्सक्रीशन करवाती है, रिमूवल ऑफ द वेस्ट। प्रोटिस्ट में हमारी फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। प्रोटिस्टा जो होती है वो हमारी एनगल्फ करती है हमारी फूड पार्टिकल को, तो एक फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये हमारी इजीली विजिबल हो जाती है, नॉट मतलब इतनी भी इजीली विजिबल नहीं होती है, लेकिन फिर भी विजिबल होती है। क्लोरोप्लास्ट से छोटी होती है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसकी नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल हमारी डिपेंड करती है कि उस सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है। अब हार्ट के सेल्स में हमारी सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगी देखा जाए तो, क्योंकि वो हमेशा पंपिंग के स्टेट में होती है। और वाइट मसल फाइबर्स भी होते हैं, रेड मसल फाइबर्स भी होते हैं, उनके हिसाब से भी अलग अलग होती है कि कौन सी मसल ज़्यादा एक्टिव होती है, कौन सी मसल फैटिक ज़्यादा लेट से होती है, कौन सी फैटिक जल्दी हो जाती है। तो उस बेसिस पे होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की किस में ज़्यादा है, किस में कम है। सॉसेज सिलेंड्रिकल शेप होती है, ये भी हमारी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। एक आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन हो गए, और इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस होते हैं। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हमारी ईटीएस होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जहाँ पे हमारी एटीपी का फॉर्मेशन होती है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स में हमारी क्रेब्स साइकिल होती है। और इसकी जो होती है वो एक इनफोल्डिंग को हम क्रिस्टे बोलते हैं, और गोल्गी बॉडीज़ की हम इनफोल्डिंग्स को सिस्टर्ने बोलते थे। विद आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारी होमोजीनियस सब्सटेंस से भरी होती है, जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ये याद रखना, इनर में कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद अ डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस। माइट भी ये बोल दे कि क्वेश्चन में आ जाए कि फिल्ड होती है विद डेंस हेट्रोजीनियस सब्सटेंस, तो वो गलत होगा। डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस से हमारी मैट्रिक्स बनी होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारी कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री फॉर्म करती है, और इनर मेम्ब्रेन पे हमारी जो होती है वो इन फोल्डिंग्स होती है मैट्रिक्स की तरफ, बाहर की तरफ नहीं। इन फोल्डिंग्स जो होती है हमारी मैट्रिक्स की तरफ होती है। देखो ये जो है इन फोल्डिंग्स हमारी मैट्रिक्स की तरफ ही हो रही है। देन उसके बाद जो होती है वो क्यों होती है, ताकि वो उसकी इन फोल्डिंग्स किस लिए होती है बेसिकली, अगर हम किसी चीज़ को स्ट्रेट रखेंगे तो वो उतने से जगह में वो कम आएगा। एक छोटा सा जगह है उसमें अगर हम स्ट्रेट थ्रेड रखेंगे तो वो कम आएगा, लेकिन अब उसी थ्रेड को अगर हम रोल करके रख दें तो एक छोटे से जगह में भी हम बहुत सारा थ्रेड रख सकते हैं। तो उसी लिए इनफोल्डिंग से, ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज कर सके। और दोनों मेम्ब्रेन्स के पास अपने एंजाइम्स होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन करते हैं, उनकी एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, सेलुलर एनर्जी बनाते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल पढ़ते आ रहे हैं। और सिंगल सर्कुलर डीएनए होती है, ये हमारी एंडोसिम्बाइटेंट्स होती हैं। इवोल्यूशन जब हो रहा था हमारा सेल का, तब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो थे वो हमारे अलग अलग एग्जिस्ट करते थे, लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ तो ये जो है वो हमारे सेल में कंबाइन हो गए, और जिनका डीएनए जो है वो डीएनए इनका जो अपना डीएनए है वो इन्हीं में रह गया। तो इसीलिए अब ये हमारी एक सेल की कंपाउंड है, सेल के कंपोनेंट है, लेकिन फिर भी ये एक तरीके से अलग ही फंक्शन करते हैं हमको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है हमारी फिजन से डिवाइड करती है। आगे जो है ये प्लास्टिड्स है। प्लास्टिड्स के बाद जो है ज़्यादा नहीं है, प्लास्टिड्स के बाद राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, सीलिया फ्लैजुला और सेंट्रियोल, ये इतना फिर नेक्स्ट क्लास में होगा। और फिर उसके बाद फिर न्यूक्लियस होगा। तो ये पार्ट 3 था, मैंने जैसे ही बोला था स्टार्टिंग में कि 5 पार्ट में ये होंगे, तो 5 पार्ट में हो जाएगा।
आज थर्ड पार्ट का वीडियो हो गया। मैंने आज जो है वो कहाँ से बताया था, आज मैंने सेल वॉल से लेकर के माइटोकॉन्ड्रिया तक बताया। अब उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्लास में मैं ये क्लोरोप्लास्ट बताऊंगी, उसके बाद राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, सीलिया फ्लैजेला और न्यूक्लियस जो है। फिर उसके बाद फर्दर, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूर से, अपने दोस्तों तक भी शेयर करना कि ये किस तरीके से इतनी अच्छी एनसीईआरटी हाईलाइटेड पीडीएफ है जो कि तुमको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। मैं लिटरली सही में बोल रही हूँ। मैंने खुद इसको मेहनत किया था स्पेशली तुम ही लोग के लिए कि इसको एकदम अच्छे से हाईलाइट करूं कि कहाँ पे क्या है। बहुत मेहनत लगा था इन सब को बनाने में, और उसको फिर मैं ये दे भी नहीं रही हूँ, मैं उसको समझा भी रही हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं सिर्फ रीड कर रही हूँ। तो जैसा भी हो, इसको ज़रूर से शेयर करना। ये पीडीएफ चाहिए तो पूरा मेरा जो है वो चैनल को देखो, सब्सक्राइब करो जल्दी से, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करो ताकि ये उन सब तक भी पहुंच सके। और जितना भी मेरा तरीका है, जितना भी मैं बताती हूँ, जो भी चीज़ है वो पता चल सके सबको, ठीक है। और भी बहुत सारे वीडियोस पहले के भी डले हुए हैं। पेडिग्री चार्ट का बारे में मैंने बताया, पेडिग्री चार्ट का भी वीडियो है, शेयर करना। और कोऑर्डिनेशन के 3 वीडियोज़ हैं और एक क्वेश्चन है, वो भी शेयर करना अपने फ्रेंड्स तक। और सेल साइकिल वगैरह का भी है, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी हाइलाइट्स तुम्हारी जिम्मेदारी है इसको शेयर करना। अपने जल्दी से सारे दोस्तों तक शेयर करो, और ख़ुद भी लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को एकदम से। आगे के वीडियो में फिर बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस के बारे में। टिल देन बाय बाय, सी यू, और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बीइंग डॉक्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।